वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यूथ स्किल डे पर नौजवानों को किया खिताब। कहा 21वीं सदी में हुनर बना है नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत। मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के हुनर को मिला फरोग। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मनोज कुमार पांडे आर्मी स्कूल का किया दौरा। कहा रियासती सरकार मुल्क के इस पहले आर्मी स्कूल को बनाएगी रोल मॉडल। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं के नतीजों का ऐलान। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 93.31% तालिबात और 90.14% तलबा हुए कामयाब। मुल्क और रियासत में कोरोना वबा से जंग हुई तेज। आईआईटी दिल्ली की कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट की लॉन्च। आजमगढ़ में बेदारी के साथ मुतअद्दी बीमारी कंट्रोल प्रोग्राम। गाजियाबाद में कोविड के इलाज के निजाम का लिया गया जायजा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ये दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं सालगिरह की अलामत है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि 21वीं सदी के नौजवानों की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी वो स्किल है, उनकी स्किल हासिल करने की ताकत है। वज़ीर आज़म मोदी ने कारोबार और बाजार की तेजी से बदलते इस दौर में कायम रहने के लिए स्किल, रीस्किल और अप स्किल पर जोर दिया। का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुनर और इल्म के फ़र्क को समझते हुए 5 साल कबल आज ही के दिन स्किल इंडिया मिशन का आगाज़ किया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तक मुल्क में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हुनर को फ़रोग दिया जा चुका है और ये मुहिम बराबर जारी है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। वज़ीर आज़म ने बताया कि वजारत हुनर को फ़रोग के जरिए दुनिया भर में बन रहे रोजगार के मौक़ों की मैपिंग कराई जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का दौरा किया। मादर वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्कूल अलग-अलग शोबों में अहम मुकाम हासिल कर रहा है। कारगिल जंग के वक्त इस स्कूल के तालिब इल्म रहे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे जाबाज फौजियों ने दुश्मनों को सख्त सबक सिखाया था।
वज़ीर आला ने कहा कि उनकी सरकार ने आर्मी स्कूल में तलबा की तादाद ही नहीं बढ़ाई बल्कि तालिबात को भी स्कूल में दाखिला देने का रास्ता साफ किया। वज़ीर आला ने कहा कि आर्मी स्कूल आज की ज़रूरत है और ये नौजवानों को डिसिप्लिन और हुब्बुल वतनी सिखाता है। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार इस आर्मी स्कूल को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा रही है, जिससे इसे मिसाली स्कूल बनाया जा सके। कैप्टन मनोज पांडे इस विद्यालय की उसी विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनके नाम पर आज देश के इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल जब मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपने का सौभाग्य हमारी पार्टी ने मुझे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उपलब्ध कराया, तो देश के इस पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, ये मेरे मन में एक भाव था। और उस समय हम लोगों ने इसकी क्षमता के विस्तार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साथ साथ ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पहले, इस देश के इस पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं के भी प्रवेश की व्यवस्था करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर हम लोगों ने बालिकाओं के प्रवेश का एक तृतीय सत्र चल रहा है। इस तीसरे सत्र में बालिकाओं के प्रवेश को भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर के अब बालक और बालिकाओं में हम भेद नहीं करेंगे, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान से भी हम सुरक्षा भी, समृद्धि भी और लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। यह भाव भी आज हम सबको दिखाई दे रहा है और हम सब ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को इस अवसर पर आगे बढ़ाया है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि एक अच्छी स्थिति है कि हम लोग इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी से तय करें कि सैनिक स्कूल आज की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए भी कि किसी भी देश के भविष्य को हम कहां ले जाना चाहते हैं, अगर ये तय करना है उस देश के युवाओं की भावनाओं को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। और युद्ध ये जीवन में अनुशासन, मुझे लगता है कि उसे सैनिक स्कूल उसका बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है। और हमें इसलिए सैनिक स्कूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के इस पहले सैनिक स्कूल यानी देश के पहले सैनिक स्कूल के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतने देगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही को नहीं बरतने देगी। क्योंकि मैं स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि कौन सा कार्य कहां पे रुका हुआ है और प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को आगे बढ़ा करके यह सैनिक स्कूल देश के लिए एक रोल मॉडल बन सके, उस रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। इस देश से इसके विकास के लिए जो कुछ भी योजनाएं सैनिक स्कूल की ओर से शासन के स्तर पर प्रस्तुत होंगी, प्रदेश सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सरहदों को महफूज रखने में तवील अरसे से इस स्कूल के तलबा अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर ऑडिटोरियम बनाने समेत 2 हॉस्टल लड़कों को लिए और 1 हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 और आर्मी स्कूल रियासत में कायम किए जा रहे हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है, चाइना के बॉर्डर पर जब घुसपैठ करने की कोशिश विदेशी शक्तियां करती हैं तो हमें याद आते हैं वीर सैनिक। और वीर सैनिकों को एक प्रकार से उनकी जननी के रूप में उनका श्रद्धित करने वाला जो ये पवित्र स्थल है उत्तर प्रदेश मनोज पांडे कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, उसको हम लोग याद करते हैं। आज इस स्कूल में तमाम सुविधाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की सतर्कता से पूर्ण किया गया है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनका सहज स्वभाव में पूरा ध्यान सैनिक स्कूल की तरफ होता है।
पर 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बने। ऑडिटोरियम की डिजाइन कैसे हो, ऑडिटोरियम में अवैध ना हो, ऑडिटोरियम क्यों लंबित हुआ, ये छोटी छोटी चीजों पर भी विशेष ध्यान उन्होंने दिया। ऑडिटोरियम के अलावा 2 छात्रावास बॉयज के लिए, 1 छात्रावास गर्ल्स के लिए और गर्ल्स की खेलने के लिए जो मैदान है उसकी बाउंड्री यहाँ पर हो सके, ये तमाम बड़े कार्य तो सैनिक स्कूल के रूप में करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल और खुल रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि जल्दी ही ऐसे नौजवानों का सृजन करने में हम सफल बनेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी इत्तला दी। उन्होंने बच्चों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तलबा की सेहत और मियारी तालीम भी हमारी तरजीह है। तकरीबन 93.31% तालिबात पास हुई हैं, जबकि 90.14% तलबा पास हुए हैं। इस बार फिर लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। आईआईटी दिल्ली के जरिए बनाई गई एक कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट लॉन्च हो गई है। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशंक और वजीर मुमलिकत संजय धोत्रे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस किट को लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर की टीम के मुताबिक ये तरीका जांच सही नतायज और कम लागत वाला है। आईसीएमआर ने जरूरी जांच के बाद किट को मंजूरी दे दी है। अब इस किट का इस्तेमाल मुल्क भर में जांच के लिए किया जा सकता है। आजमगढ़ में मरकजी सरकार और रियासती सरकार के ताउन से चलाई जा रही खुसूसी मुतादी अमराज पर काबू की मुहिम दस्तक के तहत लोगों को मुख्तलिफ मुतादी अमराज के तई बेदार किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के मुख्तलिफ गाँव में इस मुहिम के तहत नाली की सफाई, गलियों में दवा का छिड़काव के साथ चूना और ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अफसर लालजीत दुबे ने बताया कि मुतादी अमराज पर काबू के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम के साथ साथ सफाई पर भी तवज्जो दी जा रही है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें वेक्टर जनित अन्य जो वेक्टर जनित रोग हैं, कोविड-19 हमारा चल ही रहा है, दोनों को मद्देनजर ग्राम में बृहद साफ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग कराई जा रही है, जिसमें बृहद साफ सफाई के अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में 10, 11 और 12 3 दिन बृहद सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश स्तर से नोडल अधिकारी भी नामित थे, उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया गाँव में। और यहाँ पे जो हमने कार्य योजना बनाई जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में, कि जो ग्राम में साफ सफाई कर्मी नियुक्त हैं उनके साथ में आवश्यकता अनुसार अन्य मजदूरों को लगा करके बृहद साफ सफाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश के तिब्ब, सेहत और कुनबा बहबूद महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने जिले में कोविड-19 के वायरस को रोकने और मुतासरा लोगों के लिए किए जा रहे इलाज के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर 39 में नए जिला अस्पताल में 400 बिस्तरों के कोविड अस्पताल का भी मुआयना किया, जो टाटा कंपनी और बिल गेट्स कंपनी के ताउन से तैयार किया जा रहा है। अस्पताल की तामीर नोएडा अथॉरिटी की जानिब से की गई, जबकि टाटा ग्रुप और बिल गेट्स एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 17 करोड़ की लागत से अस्पताल में आलात लगाए गए हैं, जहां वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक सहूलतें मिलेंगी। नोएडा में एक कोविड का नया अस्पताल तैयार हुआ है, जो बिल गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसको फर्निश किया गया है। ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग, ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा उन लोगों ने, चूँकि कोविड का काल चल रहा है, तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको फ़िलहाल एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। और यही देखने में यहाँ आया था, यहाँ देखा मैंने कि इसको अच्छी तरह से फर्निश कर लिया गया है, बना लिया गया है। तो बहुत जल्दी ही
ये अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ के लोगों को जो क्रिटिकल केयर चाहिए या जो और कोविड के ट्रीटमेंट में जो सुविधा चाहिए वो इससे मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सेक्रेटरी आइसना और बुनियादी हुकूक एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील कुमार मिश्र ने मरकज और रियासत की सरकारों के जरिए कोरोना वबा को रोकने के लिए की जा रही तदाबीर की सताइश की है। उन्होंने वजीर आला को खुले खत में कहा कि उन्होंने 9 में कोरोना से निपटने के लिए की जा रही तदाबीर को सख्ती से नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के जरिए चलाए जा रहे मुतादी अमराज कंट्रोल प्रोग्राम दस्तक के तहत घर घर जाकर लोगों को बेदार करने और बड़े पैमाने पर साफ सफाई का काम जिले के हर इलाके में चलाया जाना चाहिए। उन्होंने वीकली लॉकडाउन को भी सख्ती से नाफिज करने की ज़रूरत बताई और इसमें अवामी ताउन की भी अपील की। कानपुर वाक़े के बाद से मुजरिमों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। इस मुहिम के तहत बदायूं में चेकिंग कर रहे पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम में एक बदमाश और थाने का एक दरोगा गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। जख्मी बदमाश पर 60,000 का इनाम है। इस पर कई रियासतों में मुकदमे दर्ज हैं। SSP बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बदमाश पर जिले के अलावा दीगर रियासतों में मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। अपराधियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सायंकाल चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम लगे हुए थे। STF भी हमारे साथ थी। हुरऊ बाईपास पर चेकिंग हो रही थी। मोटरसाइकिल से 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पर फायर की। इसमें हमारे सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। आत्मरक्षा तो अपने सुरक्षा पुलिस ने भी फायर किया और एक अपराधी घायल अवस्था में, उसको गोली पैर में लगी है, पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम मुबीन बताया, जो यहाँ सैदपुर वजीरगंज का स्थायी निवासी है। और जानकारी अभी तक मिली उसमें फर्रुखाबाद से 50,000 का इस पर इनाम है, राजस्थान से 5,000 का और उत्तराखंड से भी 5,000 का इनाम है। ये छैमार जो एक गैंग होता है उसका सक्रिय सदस्य डकैती के कई मामलों में वांछित है। इसकी हिस्ट्री शीट और इसके अन्य सहयोगियों का पता कर रहे हैं। जो एक व्यक्ति भागा हुआ है उसके लिए पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है। मरकजी बागवानी इदारे में फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत बगैर ज़मीन वाले किसानों खवातीन को इंस्टीट्यूट की जानिब से कम लागत वाले हाइड्रोपोनिक्स मॉडलों की नुमाइश की तरबियत दी गई। बागवानी इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि मुख्तलिफ गाँव से बगैर ज़मीन वाले किसान मजदूरों और खवातीन का इंतखाब करके उन्हें तग़ज़िये के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए घर पर ही छत और आंगन में वर्टिकल फार्मिंग स्ट्रक्चर लगाकर कम जगह में आला किस्म के मिर्च, शिमला मिर्च, पालक वगैरह साग सब्जियों को उगाने की तरबियत दी गई, जिससे फैज़याब होकर वो अपने घर पर ही ताकत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग इंस्ट्रक्चर बगैर ज़मीन वाले किसानों और ख़वातीन को मुफ्त तकसीम किया गया। ये कार्यक्रम फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। इसमें कुछ किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया गया और 10 किसानों को जो भूमिहीन थे उनको ये स्ट्रक्चर्स भी दिए गए ताकि वे स्वयं तो इसका प्रयोग करें, साथ ही साथ औरों के लिए भी उदाहरण बने। बहुत से भूमिहीन किसान संस्थान में संपर्क करते हैं कैसे वे अपने आवश्यकता की सब्जियों को अपने घर में ही उगाएं जबकि उनके पास ज़मीन नहीं है। संस्थान ने कुछ ऐसे वर्टिकल फार्मिंग के स्ट्रक्चर्स विकसित किए जिसके द्वारा ज़मीन न होते हुए भी थोड़ी सी जगह पर आंगन में या अपने छत पर इनका प्रयोग करके किसान पालक, मिर्चा, मेथी और बहुत सी ऐसी सब्जियों को उगा सकते हैं जिनको नियमित रूप से उनको अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाना होता है। रहमानखेड़ा संस्थान में फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत जो सब्जी उगाने के लिए ये स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, ये कम ज़मीन नहीं जिनके है अपने प्लाट में घर पर छत पे कहीं लगा करके इसमें सब्जियां सभी प्रकार के पैदा करके पोषक तत्व सब्जियां हम इनसे तैयार कर लेंगे, जिसके लिए सीड हमें बैंगन है, तरोई है, करेला, बैंगन और इस प्रकार की सब्जी फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर सब दिया जा रहा है। और ये हम अपने एक लोग से कई लोगों को हम दिखा सकेंगे कि ये स्ट्रक्चर पर किस प्रकार की सब्जियां पैदा करके हम लोग आगे के लिए अच्छी पोषक तत्व सब्जियां उत्पत्ति करके पैदावार कर सकते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है और तो हम सब्जियां बाहर से ख़रीदते हैं। मुझे रहमानखेड़ा से फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत ये मिला है
जिससे मैं अपने घर में ही सब्जियां उगा सकती हूं, जैसे बैगन, मिर्च और भी कई सब्जियां हैं जिसे मैं उगा सकती हूं। इसके तहत हम अपने घर में जो सब्जियों की आपूर्ति है वो तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ ही बाहर इन्हें बेचकर आर्थिक समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। माहौलियात को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल ममनू कर दिया गया है। इसके मुतबादिल के तौर पर मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल और कुम्हारों के काम को फरोग देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ने मिट्टी के बर्तनों से मुताल्लिक रवायती कारीगरों को तरबियत देते हुए इलेक्ट्रॉनिक चाक तकसीम किए। साथ ही इन कारीगरों को मुफ्त टूल किट्स भी दिए गए। तरबियती कैंप मुनक्किद किए गए और आने वाले वक्त में भी मुनक्किद किए जाने हैं, जिससे इस स्कीम से मिट्टी के फनकारों और रवायती कारीगरों की हौसला अफजाई की जा सके। माननीय योगी सरकार जी की तरफ से 3 तरह की योजनाएं चल रही हैं। नंबर 1, मुख्यमंत्री माटी कला ग्रामोद्योग ऋण योजना। उसमें इस वित्तीय वर्ष में 2 का टारगेट दिया है, जो चयन होके 5 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों में प्रेषित किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 है मुख्यमंत्री वो माटी कला टूल किट योजना। उसमें इस जनपद का 25 का लक्ष्य दिया गया है। विभिन्न पेपरों से ऑफलाइन ऑनलाइन द्वारा 36 ऋण आवेदन पत्र आए। सीडीओ साहब की अध्यक्षता में 25 टूल किट का चयन करके मुख्यालय को प्रेषित किया जाए। नंबर 3, मुख्यमंत्री माटी कला शिल्पकारी प्रशिक्षण योजना। इसका 15 दिन प्रशिक्षण का टारगेट था। एक ग्रुप 25 का चयन करके हम भेज चुके हैं। इसका जो चयन होकर ट्रेनिंग होगा वो मंडली ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र किला घाट कालपी जालौन द्वारा संपन्न कराया जाना। इसमें जो लाभार्थी हैं उनको 1500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, रहने का, खाने का, और साथ में एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। ये बस चाक मिल रहा है और भी चीज़ मिली है, तसला मिला, फाड़ा मिला, तो काम नहीं जल्दी हो जाता। बस सरकार ने जी मुझे चाक दिया है, इससे हमारी सुविधाएं हो गई है, बहुत आराम हो गया है। इससे हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं और बहुत सुविधा हो गई है। पहले हम लोग हाथ से घुमाते थे, अब ये लाइट वाला सरकार ने दिया है, इससे हमें बहुत सुविधा हो गई है और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के बुहरान में घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय होंगे। वजारत फरोग इंसानी वसाइल ने इस सिलसिले में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा। हालांकि क्लास के हिसाब से इसका भी अलग अलग वक्त तय किया गया है, जिसमें 1ली से 8वीं क्लास के बच्चों को हर दिन 1 से 1.5 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2 से 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस दौरान कोई भी क्लास या सेशन 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। वजारत ने सरपरस्तों से मौसूल तजावीज़ के मद्देनज़र ये गाइडलाइन जारी की है। वहीं स्कूलों ने भी तस्लीम किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कोई मुस्तकिल तदबीर नहीं है, बल्कि कोरोना जैसी इमरजेंसी में एक अनोखी पहल है, लेकिन ये सिर्फ एक मुतबादिल हो सकता है। ये ऑनलाइन एजुकेशन एक नया एक्सपीरियंस है। हम जो स्कूल चलाते हैं और बहुत उन्नति की है पिछले 2 महीनों में। टीचरों को एजुकेशन दिया है कैसे चलाना है, और सबसे पहले हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, टीचरों को भी, ऑनलाइन एजुकेशन की पूर्णता नहीं है, नहीं तो स्कूल की आवश्यकता भी नहीं होती। स्कूल इसलिए हैं ताकि बच्चे आकर सोशली एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करें, संस्कार सीखें। स्कूल इसलिए है कि पढ़ाई के साथ संस्कार भी सीखते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ एजुकेशन मिलेगी और पूर्ण रूप से संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम पेरेंट्स को बताते हैं ये ऑनलाइन परमानेंट फीचर नहीं है, एजुकेशन का टेम्परेरी फीचर है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मुआवजा हासिल करने वाले तकरीबन 1000 किसानों को एक निजी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया। लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े अनु बुलेटिन ट्रेडर्स नाम की कंपनी ने मुआवजे पर किसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए बल्दीराय में भी अपना ऑफिस खोल रखा था। कंपनी के डायरेक्टर अजीत गुप्ता ने किसानों को 1 साल में 40% सूद देने का बॉन्ड भरवा कर किसानों को दिया था, जिसकी मैच्योरिटी जनवरी माह
में पूरी हो गई थी, जिसके बाद पता चला कि इस पते पर मौजूद ऑफिस के सभी मुलाजिम लापता थे। उनके फ़ोन नंबरों पर बात करने की कोशिश की जाए तो फ़ोन भी बंद थे। कंपनी के खिलाफ बाराबंकी और अयोध्या जिले में FIR दर्ज कराई है। वहीं सुल्तानपुर के पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा से जब किसानों ने हाल बयान किया तो उन्होंने मामले की रिपोर्ट फौरन दर्ज करवाई। आपको बता दें कि एक कंपनी में कुछ किसानों के द्वारा निवेश किया गया था, उसी के तहत उन्होंने हमें कंप्लेंट करी थी कि निवेश करने के उपरांत फ्रॉड उनके साथ हुआ है। तो हमारे पास वो एप्लीकेशन लेके आए थे, उसी का आदेश करते हुए FIR दर्ज करी गई। शेष विधिक प्रक्रिया के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। जार से थोड़ी दूरी पर एक कार्यालय इन्होंने खोला था अनी बुलियन कंपनी के नाम से। 5 से अधिक नाम से ये कंपनियां चलती थीं। जॉइंट रूप में इसको अंजनी अनी बुलियन कहा जाता था। ये पैसा लेते थे और 1 साल में 40% ब्याज दर करके लौटाने की बात कहते थे और कमीशन देना और तरह तरह से प्रलोभन देना, विदेशों में यात्रा कराना और धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर यात्रा कराने का ऑफर भी दिया जाता था इनकी तरफ से। हीरे का व्यापार बताकर ये हीरा देने की भी बात कहते थे अतिरिक्त बोनस के रूप में। तो इसी सब के झांसे में बहुत से ऐसे किसान आए हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मुआवजा लिए हुए थे, उन लोगों ने दिया है। ऐसे हमारे साथ के लगभग 1000 लोग इसकी चपेट में आए हैं। अनी बुलियन एक कंपनी जो है वो सुल्तानपुर ज़िले में आई, जो कि कई लोगों का मतलब 6 लैंड के मुआवजे में बहुत सारे पैसे गए, हमारे भी पैसे गए, लगभग 10 लाख रुपए तक हमारे भी हैं और इस तरह से बहुत पैसे वो लेके गई हमारी मतलब सुल्तानपुर ज़िले से। एनी बुलियन कंपनी से एक ब्रोकर कई बार मेरे पास आया करते थे और वो बोलते रहते थे कि आप इसमें अपना पैसा लगाइए, आपको 40% ब्याज के साथ जो है पैसा हर साल मिलता रहेगा। और हमने वो कई बार उनको मना भी किया, लेकिन बार बार वो आते रहे, दूसरों को भी दिखाते रहे कि इनका इतना पैसा लगा, इनका इतना पैसा लगा, देखो इनको इतना फ़ायदा मिला है। और इस चक्कर में हमने काफ़ी पैसा, मेरे पास जो कुछ था काफ़ी पैसा निकाल के हमने सारा पैसा उसमें लगा दिया। कुछ दिन बाद वो पता चला कि ये कंपनी भाग गई। वाराणसी में ROB, PIB, वजारत इत्तलात और नशियात, भारत सरकार वाराणसी और साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इश्तराक से कल कोविड-19 एक चैलेंज, इत्तलात, मवासलात और खुद कफील भारत मौजू पर कौमी वेबिनार का इनेकाद किया गया। इस वेबिनार के कलीदी मुकर्रिर हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर राम मोहन पाठक ने कहा कि साइंस और मवासलात का गहरा रिश्ता है। PIB और ROB लखनऊ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल RP सरोज ने कहा कि खुद कफील भारत की सिमत में मरकजी सरकार की जानिब से कई कदम उठाए गए हैं। ROB लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि इस इमरजेंसी में मीडिया एहलकारों के साथ तमाम बेदार लोगों के किरदार की अहमियत बढ़ जाती है। इस वेबिनार में आफत सलाहकार डॉक्टर आकाश, UNDP राजेश भाटिया, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजय सिंह, डॉक्टर नितेश धवन उत्तर प्रदेश में ROB के पब्लिसिटी अफसर समेत कई सनतकार शामिल हुए। प्रोग्राम की निजामत FOB के रीजनल पब्लिसिटी अफसर डॉक्टर लाल जी और PIB के मीडिया और मवासलात अफसर प्रशांत कक्कड़ ने की। कहा गया सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ चलें, साथ जिएं, साथ मरें, साथ खाएं पिएं, सब करें। लेकिन इसमें बाधा आई है, कोविड ने ये बाधा उत्पन्न की है। ये वैश्विक संकट है, इस संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और रिकन्सिलिएशन और रिट्रीट, तो ये अवसाद से बच्चों को, युवा पीढ़ी को, बाकी को अवसाद से दूर करने के लिए, अवसाद की जो मनोवृत्ति है उससे छुटकारा पाने के लिए हमारा संचार और संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ संवाद, रिकन्सिलिएशन और रिट्रीट 2 शब्द हैं, संराधन और वापसी। अगर कहीं लगता है कि गलत है तो हम वहाँ से वापस आ जाएं। इस जीवन को संरक्षित रखना है, इसके लिए संप्रेषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बात पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और दीगर साहली इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने मुंबई और पुणे समेत दीगर साहली इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
कल भी बारिश होने का इम्कान है। दरिया स्नान, हिंद माता, कंग सर्कल्ड, माहिम जंक्शन, SP रोड, अंधेरी, खार मेट्रो के FC बांद्रा और चंद्रोली जंक्शन के नशीबी इलाकों में पानी भरने की खबरें हैं। मुंबई पुलिस ने मुसाफिरों से इन रास्तों से बचने और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बस्ती मुंबई के दादर में 156 मिलीमीटर, कोलावा में 122 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। असम के कई हिस्सों में मुसलसल हो रही बारिश की वजह से हालात और भी संगीन हो गए हैं, जिसकी वजह से मुतासरा लोगों की तादाद बढ़कर अब 32,94,127 हो गई है, जो कि रियासत में अब तक सबसे ज़्यादा। बारपीटा जिला से सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। वहीं जुनूबी सलमरा और मोरी गांव जिलों में 5 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। रियासत में 1,28,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें सैलाब की जद में हैं। कल सैलाब से 9 और लोगों की मौत हो जाने के बाद रियासत में सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर अब 59 हो गई है। इसके अलावा ज़मीन खिसकने की वजह से रियासत में 26 लोगों की मौत हो गई है। रियासत भर में 517 राहत कैंपों में 44,000 से ज़ायद लोग पनाह लिए हुए हैं। वहीं कांजीरंगा पार्क के कुल रकबे का 95% हिस्सा गर्काब है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यूथ स्किल डे पर नौजवानों को किया खिताब। कहा 21वीं सदी में हुनर बना है नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत। मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के हुनर को मिला फरोग। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मनोज कुमार पांडे आर्मी स्कूल का किया दौरा। कहा रियासती सरकार मुल्क के इस पहले आर्मी स्कूल को बनाएगी रोल मॉडल। CBSE बोर्ड की 10वीं के नतीजों का ऐलान। लड़कियों ने फिर बाजी मारी। 93.31% तालिबात और 90.14% तलबा हुए कामयाब। मुल्क और रियासत में कोरोना वबा से जंग हुई तेज। IIT दिल्ली ने कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट की लॉन्च। आजमगढ़ में बेदारी के साथ मुतादी बीमारी कंट्रोल प्रोग्राम। गाजियाबाद में कोविड के इलाज के निजाम का लिया गया जायजा। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब इजाजत दीजिए। आदाब।